हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल। अंडरस्टैंड यूपीएससी के डेली करंट अफेयर्स इनिशिएटिव करेंटली में आपका स्वागत है। 1 जनवरी 2026, 24 जून यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 एंड फिर सब्सिक्वेंटली मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। नया साल नए होप के साथ शुरू होता है। नए साल की तो सबसे पहले आप सबको बधाई दूंगा, बट उसके अलावा ये कहना है मुझे कि आप जो आज से चेंज खुद खुद में करना चाह रहे हो, एक होप है आपके अंदर कि मैं अपने आप अंदर एक चेंज करना चाहता हूँ, जिससे कि मैं इस एग्ज़ाम को अल्टीमेटली जो मेरा गोल है अभी के लिए उसको मैं अचीव कर पाऊँ। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि बस होप में ना बदलाव की भूख ना हो, बट करेज भी हो कि आप उस बदलाव को सही में एक्चुअलाइज कर पाओ। ठीक है, करेज टू चेंज। सो न्यू ईयर में बहुत सारे रिजोल्यूशन लिए जाते हैं, आपको पता है, बट वो पूरा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ अस ना फेल होते हैं, और 1 जनवरी वी सी इट एज अ होप। तो ये जो नया साल है ना, अगर आपने रिजोल्यूशन करा है ना, तो बस होप में ऐसा ना हो कि आप करेंट सिचुएशन से सेटिस्फाइड ना हो। ठीक है, एंगर उसी को लेकर हम देख सकते हैं, जो कोट हमारे सामने है। दूसरा करेज, मतलब होप के दो डॉटर्स होते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट कोट है जो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो एक तरफ तो जैसे जस्ट सपोज एक कहीं इनजस्टिस हो रहा है, तो होप, अगर जस्ट सपोज होप हम किसी के अंदर होप जगाए, तो एक तो एंगर होगा उसके अंदर कि चीज़ें बदली जाए, क्योंकि सही नहीं है, इनजस्टिस हो रही है। दूसरा कि चीज़ें बदले तो मतलब, लेकिन करेज के साथ उसको, मतलब चीज़ें सच में बदलनी चाहिए, तस्वीर बदलनी चाहिए। ठीक है, तो बस आप एक पार्ट को सेटिस्फाई मत करो, दूसरे को करो, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। किसी भी चीज़ में आप लाइफ में, किसी भी स्पेयर ऑफ लाइफ में डिस्कस करो ना, तो होप शुड बी बोथ दीज थिंग्स, एंगर एज वेल एज करेज टू चेंज। ठीक है, यही है। इसी के साथ मैं शुरू करना चाहूँगा। बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। मैं अभी थीम्स डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। आपको पता होगा 4 थीम्स मैंने डिस्कस किए हैं। आपके स्कीम्स की प्रिपरेशन के लिए चीज़ें ईजी होंगी इसके बाद, और आप इन्हीं चीज़ों पे फोकस करोगे फर्दर। सिमिलरली मैंने मैप वाला भी किया, एंड मैप पे हमारे क्लासेस भी आएंगे विद इन फ्यू डेज, मैं अनाउंस कर दूंगा। चलते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स पे। टोटल 5 आर्टिकल्स होंगे, लाइट ही रखते हैं आज, और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इन आर्टिकल्स को देखेंगे, और एमसीक्यूज भी हम सॉल्व करेंगे इन्हीं आर्टिकल से 5। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। पहला आर्टिकल है राइस एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, एंड उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे, मतलब जो हमारा रिसोर्स है ना, ग्राउंड वाटर। ठीक है, उस पर बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसी पर ये आर्टिकल द हिंदू के साइंस पेज में ये पब्लिश हुआ। तो मुझे इसमें कुछ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट दिखा, जो 2019 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन ऑफ द इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन लास्ट 5 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन 19 में पूछा गया था, तो मुझे लगा कि ये डेटा स्पेसिफिक आर्टिकल है। वैसे जो प्रॉब्लम है उसको भी देखेंगे, बट उसके अलावा प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले, इंडिया इज बिकमिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर। दोनों है, ध्यान रहे। एक तो हम प्रोडक्शन भी करते हैं सबसे ज़्यादा, एक्सपोर्ट भी करते हैं। इज इंटेंसिफाइंग ग्राउंड वाटर डिप्लीशन स्पेशली इन पंजाब एंड हरियाणा। और इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, कुछ राज्यों में जहाँ पे राइस प्रोडक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वहाँ भी प्रोडक्शन किया जा रहा है। उसके पीछे का रीज़न आपको पता ही है, एमएसपी, जो इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडीज़ मिलती हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसके वजह से क्या हुआ है कि वाटर जो है सिक्योरिटी रिस्क वो बढ़ गया है। अब डेटा मैंने ये बिल्कुल लिख लेना आप विदाउट अ डाउट, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है। और जो जो ऐसे क्रॉप्स वगैरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, वो भी यूपीएससी का एक फेवरेट थीम रहा है। तो टॉप 3 प्रोड्यूसर इंडिया है, चाइना है एंड बांग्लादेश। इंडिया ने चाइना को 2025 के लास्ट मंथ में रिप्लेस किया। इससे पहले चाइना हुआ करती थी, हम लोग पढ़ते थे, बट अभी इंडिया हो गई है लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर, एंड बांग्लादेश तीसरे नंबर पे है। एक्सपोर्टर की जहाँ तक बात की जाए, तो इंडिया बहुत सालों से बहुत आगे है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 35 to 40% दुनिया का जो राइस एक्सपोर्ट होता है वो इंडिया ही करती है। एंड 2011-12 में भारत ने थाईलैंड को रिप्लेस किया था एज अ नंबर 1 कंट्री, एंड तब से लगातार भारत लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, लास्ट 5 ईयर्स हमारा भारत है। ठीक है, सो ये तो डेटा हो गया प्रीलिम्स के लिए, बट थोड़ा सा देख लेते हैं कि इशू क्या रहा इस आर्टिकल में जो डिस्कस किया गया है। एक तो वाटर इंटेंसिटी, हम जितना पानी यूज़ करते हैं ना, हमारा जिस तरह से इरिगेशन सिस्टम है जो हम फॉलो करते हैं, उस बेसिस पे हम 1 kg राइस जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें 3000 से 4000 लीटर्स ऑफ वाटर लगता है। सोचो 1 किलो अगर आपको चावल उत्पादन करनी है ना, तो 3000 से 4000 लीटर्स ऑफ वाटर लग रहा है। और ये दुनिया के मतलब अगर हम कंपेयर करें ना और कंट्रीज में, उसके कंपैरिजन में 20 to 60% हायर देन ग्लोबल एवरेज। दुनिया में जिस तरह से मतलब कि मतलब जितना पानी लगता है उन्होंने एवरेज, वो भारत में ज़्यादा लगता है। उसके पीछे का रीज़न सिंपल है, इरिगेशन एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ आप प्रोड्यूस कर रहे हो, सुटेबल कंडीशंस है या नहीं। ठीक है, तो ज़्यादा पानी भी लग सकता है। अब इसका आपको दिखता है असर पंजाब हरियाणा में खास करके, जहाँ पे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन करके सुटेबल एग्रो क्लाइमेटिक जोन नहीं है पंजाब हरियाणा फॉर राइस कल्टीवेशन। ठीक है, तो वहाँ ओवर एक्सट्रैक्शन होती है ग्राउंड वाटर की, आप लोगों को पता ही होगा। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर स्ट्रेस जो है फेस कर रही है मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। देन पॉलिसी डिस्टॉर्शन भी एक रीज़न है। आपको पता है कि मतलब कि एमएसपी सब्सिडी जो दी जाती है, पावर सब्सिडीज़, इससे क्या होता है ना, राइस कल्टीवेशन पे किसान ना ज़्यादा उसको फेवरेबल समझता है, उसको प्रॉफिट अपना दिखता है, ऑब्वियसली प्रॉफिट दिखेगा, वो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, तो वो इस तरीके से राइस कल्टीवेशन की तरफ आगे बढ़ता है। देन इमर्जिंग रिस्पॉन्स, वैसे सरकार ने कुछ फैसले लिए जिससे हम राइस से, पंजाब हरियाणा में जो राइस कल्टीवेशन होता है उससे दूसरी तरफ हम शिफ्ट हो, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ शिफ्ट हो, जैसे कि हरियाणा में मिलेट्स पे फोकस किया जा रहा है। बट ये जो मतलब कि प्रयास है वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, तो मतलब कि ड्यूरेशन कम होता है, इम्पैक्ट कम होता है, तब भी किसान ज़्यादा फोकस करते हैं टुवर्ड्स राइस कल्टीवेशन। ठीक है, यही था आर्टिकल। आपके लिए एक PYQ था प्रीलिम्स 2019 से, इस सिविल सर्विस से ये डेटा है, और ये 4-5 रीजन्स है जिसे हमें देखना है, बाकी हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल एक जो है ड्रग है, वो न्यूज़ में है, कल ही ये न्यूज़ आया। हम देखते हैं क्या ये ड्रग, यूपीएससी क्या करता है ना, क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है, 1-2 केमिकल दे देगा, 3 केमिकल्स दे देगा और पूछेगा A B C और D बनाकर कि ये क्या है, एग्जैक्टली क्या है। बोल सकता है कि ये एक्सप्लोसिव्स है, ऐसे क्वेश्चन आए ना 2025 में, 2024 में, इस तरह से। तो ये ऐसे जब केमिकल्स न्यूज़ में रहते हैं ना, तो हमें थोड़ा अटेंटिव होना चाहिए। ठीक है, तो बताता हूँ ये क्या है, निमेसुलाइड, इसका प्रोनाउंसिएशन यही होगा ना, निमेसुलाइड। ठीक है, यूज्ड एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग फॉर पेन रिलीफ, इन्फ्लेमेशन रिडक्शन एंड फीवर कंट्रोल। सिंपल है, निमेसुलाइड जो है ना एक ड्रग है जिसका यूज़ किया जाता है तकलीफ, दर्द वगैरह हो, ठीक है, जलन हो रही है या ये फीवर वगैरह है। ठीक है, इसको लेकर भारत सरकार ने कुछ कहा है। क्या है, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ बैंड ऑरल इमीडिएट रिलीज जो है ऑरल इमीडिएट रिलीज न्यूमासोलाइड फॉर्मुलेशन एबव 100 mg। सो 100 mg से ज़्यादा जैसे सपोज टैबलेट है, अगर आप यूज़ करते हो, लेते हो, तो इस पर भारत सरकार ने बैन लगा दिया है। बैन लगा दिया, इसके पीछे का रीज़न क्या है, सिंपल है, जब हम 100 mg से ऊपर वाला टैबलेट निमासुलाइड का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, लीवर के लिए वो खतरा है। ठीक है, तो निमासुलाइड जो है वो एक ड्रग है जिसका यूज़ होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग, मतलब कि पेन रिलीफ में, फिर इन्फ्लेमेशन रिडक्शन में एंड फीवर कंट्रोल में। इसको जो है इसलिए बैन किया भारत सरकार ने, 100 mg जो इसके टैबलेट्स आते हैं, ठीक है, जो आप ऑरली लेते हो, ऑरली मतलब होता है ना, पानी के साथ आप उसे लेते हो, तो इस पर बैन किया गया है। ठीक है, तो हायर डोजेज लिंक टू पोटेंशियल लीवर टॉक्सिसिटी, सेफर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। और सरकार ने यह भी कहा है कि इससे बेटर, सेफर, जो लीवर को कम नुकसान पहुंचाए या ना ही पहुंचाए, ऐसे ड्रग्स अगर अवेलेबल हैं सेम जो है प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, तो फिर क्या ही ज़रूरत है। और ये एनिमल्स के लिए ऑलरेडी पहले ही 10 या 12 महीने पहले ही इसको बैन कर दिया गया था। और जो एक्शन लिया गया पॉलिटी एस्पेक्ट या गवर्नेंस एस्पेक्ट से देखो, यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट डाल देता है
ये भी देख लीजिए। तो सेक्शन 26A ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, इसके बेसिस पे भारत सरकार ने फैसला लिया अपनी कंसल्टिंग टीम के साथ बैठ के कि इस ड्रग को हम जो है 100 mg से ज़्यादा जब है इसको ऑरली लिया जाएगा तो हम उसे बैन करते हैं। ठीक है, यही था। आगे चलते हैं हम, इस पे क्वेश्चन भी करेंगे हम। सो डीआरडीओ ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है सैल्वो लॉन्च ऑफ प्रलय मिसाइल्स। अब सैल्वो लॉन्च क्या होता है ये भी बताऊंगा, एंड प्रलय मिसाइल्स, ये दो चीज़ें। डीआरडीओ पता है हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट व्हेन इट कम्स टू डिफेंस की सबसे बड़ी एजेंसी है भारत सरकार की। ठीक है, तो सैल्वो लॉन्च का सिंपल मतलब होता है, देखो पहले मैं बता देता हूँ। जैसे S-400 है, तो ये मिसाइल्स जो आती है ना, तो इसको इंटरसेप्ट करके ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे एयर आयरन डोम है इसराइल का, या S-400 है, जो कि मिसाइल्स को जो लॉन्च किए जाते हैं उन्हें इंटरसेप्ट करके नष्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है ना कि एक मिसाइल आया, उसको इंटरसेप्ट किया ये जो सिस्टम है डिफेंस सिस्टम, एंड उसके बाद फिर लगातार मिसाइल्स नहीं, एक ही लॉन्चर से लगातार मिसाइल लॉन्च नहीं हो पाती। सेल्वो लॉन्च का क्या मतलब होता है, एक ही लॉन्चर है और कुछ ही देर में वो एक मिसाइल लॉन्च किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, डिपेंड करता है, मतलब एक से अधिक वो लॉन्च कर रहा है। तो जो डिफेंस सिस्टम है ना, उसके लिए इतना इजी नहीं होता है कि इंटरसेप्ट करके उसको डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, तो सेल्वो लॉन्च का सिंपल मतलब हुआ कि एक लॉन्चर से मल्टीपल जो है मिसाइल्स क्विक सक्सेशन में लॉन्च किया जा रहा है। सो लॉन्च ऑफ मल्टीपल मिसाइल्स इन क्विक सक्सेशन यूजुअली फ्रॉम द सेम लॉन्चर। ठीक है, इंटेंडेड टू सैचुरेट एंड ओवरवेलम एनिमी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है। तो सिंपल है, आप जो एनिमी का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उस पर लगातार एक ही लॉन्चर से मिसाइल्स दागे जा रहे हो, यही है सेल्वो लॉन्च। तो हमने प्रलय मिसाइल को यूज़ करते हुए, मतलब एक से अधिक प्रलय मिसाइल एक लॉन्चर से यूज़ किया गया, इसे सक्सेसफुली डीआरडीओ ने कल मतलब कि टेस्ट कर लिया। ये एक बड़ी उपलब्धि है, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। डीआरडीओ से रिलेटेड जो डिफेंस रिलेटेड जो लॉन्चेज होते हैं या एयरक्राफ्ट्स होते हैं, इस पर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाता है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट्स में बना सकते हो। प्रलय मिसाइल के बारे में सिंपल जान लो कि इंडिजीनियस सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस मतलब हवा से हवा में मारा जाता है। एयर टू सरफेस मतलब सॉरी, सरफेस टू सरफेस में उल्टा ही बोल दिया, मतलब कि ज़मीन से आप ज़मीन पे मारते हो। ठीक है, एयर टू सरफेस क्या होगा, हवा से आप ज़मीन पे मारते हो। सरफेस टू एयर क्या होगा, ज़मीन से आप हवा में मारते हो, यही होता है। तो प्रलय को भी डीआरडीओ ने ही डेवलप किया, एंड ये क्वाजी बैलिस्टिक इन नेचर है। सिंपल इसका मतलब समझाता हूँ। तो बैलिस्टिक मिसाइल का सिंपल ये मतलब होता है कि एक मिसाइल है जो लॉन्च हुआ और एक ट्रेजेक्ट्री, वो हाइपरबॉलिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती है। अब क्वासी बैलिस्टिक का मतलब है कि प्रलय मिसाइल के पास एबिलिटी है कि वो अपनी ट्रेजेक्ट्री आफ्टर लॉन्च रास्ते में चेंज कर सकती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्वाजी बैलिस्टिक इन नेचर कहा गया। रेंज इसका आप देख लो, 150 से 500 किलोमीटर है जहाँ से भी लॉन्च किया जा रहा है डिस्टेंस। मोस्टली बॉर्डर एरियाज में ही इसको प्लेस किया जाता है, मतलब वहीं से लॉन्च किया जाता है। डिज़ाइन फॉर कन्वेंशनल प्रिसीजन स्ट्राइक्स, कन्वेंशनल जो तरीका है मतलब मिसाइल्स को कैसे यूज़ करना है उसी पे ये बेस्ड है। तो सेल्वो लॉन्च का सिंपल मतलब है एक लॉन्चर से मल्टीपल मिसाइल्स दागना। ठीक है, एंड प्रलय मिसाइल के बारे में आपने देख लिया। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये एथिक्स या सोसाइटी पर्सपेक्टिव से हम इसे देख सकते हैं। मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल है। देखो, विमेन के अगेंस्ट बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं। वन ऑफ द देम जो कि पहले बहुत कॉमन था, स्पेशली ये मिडिल जो एज था यूरोप में स्टार्ट हुआ था, फिर भारत भी आ गया था। तो विच क्राफ्ट का सिंपल मतलब होता है कि किसी को डाइन बोलकर, ठीक है, चुड़ैल बोल के, या होता है ना मतलब उस तरीके से उनको मारना, हार्म पहुंचाना। तो ये असम में, मतलब भारत में तो पूरे भारत में ऐसा नहीं दिखता है, बट जो ईस्टर्न स्टेट्स है ना, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उसमें आज भी ये चीज़, ये प्रैक्टिस कॉमन है कि विच हंटिंग आपको वहाँ देखने को मिलती है। मतलब कोई किसी को डायन बोलकर उसे पूरी मतलब गांव के सामने में ही उसे मार दिया जाता है। तो ऐसा ही इंसिडेंट एक आपको देखने को मिला असम में,
और उनको इस तरह से बीट किया गया, मतलब एक कपल थे, मतलब तो उनको इस तरह से बीट किया गया कि वो उनकी जान चली गई, मतलब बर्न्ड अलाइव, सॉरी सॉरी, मतलब उनको जिंदा जला दिया गया। तो आप समझ सकते हो। तो इंसिडेंट लाइक लिंक टू विच हंटिंग सिंपल है, अ प्रैक्टिस ड्राइवन बाय डीप रूटेड, जो सुपरस्टिशन होता है कि इसके अंदर भूत आता है, या मतलब होता है ना, दिमाग में ऐसा चलता है, डायन है ये, नेगेटिव शक्तियाँ इसके अंदर है। सो द विक्टिम्स वर अक्यूज्ड ऑफ ब्रिंगिंग मिसफॉर्च्यून टू द विलेज बाय प्रैक्टिसिंग विच क्राफ्ट। तो इन दोनों के ऊपर आरोप गांव वालों ने ऐसे लगाया कि ये मतलब कि झाड़ फूक इस तरह से चीज़ें करते हैं, तो इसके उनके ऊपर ऐसा जो है आरोप लगा। फिर सब ने मिलके जिंदा जला दिया। बहुत अच्छा। सो सच वायलेंस इज पनिशेबल अंडर और लॉ, मतलब कि लीगल लेवल पे देखे तो ये गलत है। असम ने ऐसा विच हंटिंग प्रोहिबिशन एक्ट पास कर रखा है 2015 में, और उसके अगेंस्ट जाके गांव वालों ने ऐसा किया। अलॉन्ग विथ हमारे भारतीय न्याय संहिता में भी प्रोविजंस हैं इनके अगेंस्ट, मतलब विच हंटिंग के अगेंस्ट। सो एक ऑफिशियल डेटा हम देखते हैं कि एटलीस्ट 160 पीपल वर किल्ड इन विच हंटिंग इंसिडेंट्स इन असम बिटवीन 2001 से लेके, ये तो ऑफिशियल फिगर है, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए होंगे, मतलब लेडीज़ मारी गई होंगी स्पेशली। सो विच हंटिंग जो है ना, विमेन आर ऑफन डिसप्रोपोर्शनेटली टारगेटेड, मतलब मेन तो डायन बोल के नहीं मारा जाता है, रिफ्लेक्टिंग जेंडर वल्नरेबिलिटी एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। तो एक तो सुपरस्टिशन है, साइंटिफिक टेम्पर की कमी है, रूल ऑफ लॉ जो है आप फॉलो नहीं करते हो जब इनके अगेंस्ट लॉ, जैसे कि लॉज तो बनाए गए हैं टू सेव देम। देखो यहाँ भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि एक पार्टिकुलर सोसाइटी में एथिक्स का क्या मतलब होता है, कि एक पार्टिकुलर सोसाइटी कैसे अपने स्टैंडर्ड्स रखती है, और लॉ क्या करता है, उसको हेल्प भी करता है, और कभी कभी उस एथिक्स के अगेंस्ट भी लॉ लाया जाता है कि जो पार्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल डॉरी वगैरह, लॉ में तो आप देखते हो कि इसको गलत माना गया, लेकिन प्रैक्टिस तो अभी भी ये हमेशा से, मतलब हम देखते आ रहे हैं कि होता आ रहा है, लॉ की कोई वैल्यू नहीं करता। तो लॉ के थ्रू फोर्सफुली ऐसे बिहेवियर्स, ऐसे एथिकल स्टैंडर्ड्स जो सेट हो गए हैं उसमें चेंज लाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। बट ऑफिशियली ग्राउंड पे क्या हो रहा है कि नहीं, वो लॉ इम्प्लीमेंट हो पा रहा है। फाइन, यही है। नेक्स्ट है, इसको एज एन एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हो, और वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहा है साइंटिफिक टेम्पर के अभाव में, या इस एग्जाम्पल को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज़ जो यूनियन लेबर मिनिस्ट्री है, उन्होंने प्री पब्लिश किया है जो लेबर कोड्स हैं। देखो सिंपल है, लेबर कोड्स आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019-2020 में 29 जो सेंट्रल लेवल पे लॉज थे ना, उनको सब्ज्यूम करके 4 लेबर कोड्स बनाए। 4 लेबर कोड्स के आपको नेम्स पता होंगे, मैं बता देता हूँ, मुझे मतलब एग्जैक्टली आ रहा है याद कि द कोड ऑन वेजेस 2019 एक ये है, मैंने लिख रखा है वैसे, याद भी है। द इंडस्ट्रियल रिलेशंस IR कोड 2020, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, एंड लास्ट वन इज द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। सो ऐसे 4 मेनली लॉज बनाए गए थे आउट ऑफ 29। अब क्या हुआ, उन लॉ को देखो, एक होता है लॉ बनाना, सॉरी मैं, एंड देन उसको लागू करना, इम्प्लीमेंट करना इज अ डिफरेंट थिंग। लॉ बनाने का मतलब है पार्लियामेंट में, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, एंड देन प्रेसिडेंट ने साइन किया, तो ये बन गया लॉ। बट इम्प्लीमेंटेशन इज अ डिफरेंट थिंग, उसके लिए रूल्स ड्राफ्ट करने होते हैं। ठीक है, तब उसको सरकार डिसीजन लेती है कि इम्प्लीमेंट करेंगे। सेम गोज विद व्हेन इट कंपेयर्स टू ना स्टेट लेवल की, स्टेट में अगर एक लेजिस्लेचर है, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो पास करेगी एंड देन गवर्नर साइन करेगा, तो लॉ बन गया। बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स ड्राफ्ट किए जाते हैं। तो ड्राफ्ट रूल्स का सिंपल मतलब है कि स्पेसिफिक गाइडलाइंस दैट एक्सप्लेन एग्जैक्टली हाउ दोज लॉज विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन ग्राउंड। तो सर्टेन जो गाइडलाइंस होते हैं उस पार्टिकुलर लॉ के रिगार्डिंग, उसको कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे ग्राउंड में, तो उसी के कंटेक्स्ट में ये है कि भारत सरकार ने क्या किया है कि pre-publish these rules to standardize employment terms across India. They gave the public 45 days to review and provide feedback before the rules became final. तो लोगों का जो है ना फीडबैक 45 दिनों के लिए बिफोर इसको फाइनलाइज किया जाए,
ये पब्लिक डोमेन में हमारी लेबर मिनिस्ट्री ने डाला है, ये 4 लेबर कोड्स के लिए, ठीक है। अब की हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो ये जो 4 लेबर कोड्स हैं हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बट उसमें कुछ जो अच्छी चीज़ें हैं देख लेते हैं, जो इस आर्टिकल में भी डिस्कस किया गया है। वर्क आवर्स जो है ना वो स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है, 48 आवर्स पर वीक आपको काम करना है। वुमेन सेफ्टी के लिए भी अरेंजमेंट्स हैं। नाइट शिफ्ट्स आर अलाउड ओनली विथ रिटेन कंसेंट। मैंडेटरी सीसीटीवी भी होनी चाहिए, मतलब रिटेन कंसेंट पहले, देन मैंडेटरी सीसीटीवी एंड एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्ट, ये भी आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड इज गिग वर्कर्स के लिए 31 दिसंबर को उन्होंने आंदोलन किया, आपको पता है। फॉर द फर्स्ट टाइम प्लेटफॉर्म वर्कर्स लाइक डिलीवरी एंड राइड शेयर ड्राइवर्स आर इंक्लूडेड इन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ पे भी फोकस किया गया है। एस्टेब्लिशमेंट्स विथ 50+ अगर इम्प्लॉयज़ होंगे तो क्रैचेज जो है बनाए जाएंगे। मतलब क्रैचेज का मतलब क्या होता है, डे केयर फैसिलिटी, मतलब छोटा बच्चा है तो उनको वहाँ दे दिया जाता है ताकि ध्यान रख पाए, और फिर काम हो जाएगा तो साथ में लेके घर चले जाएंगे। वेज फार्मूला, मिनिमम वेजेस आर नाउ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, इंक्लूडिंग अ फैमिली इनटेक ऑफ, देखो मिनिमम वेजेस के लिए ना लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसी होनी चाहिए, ये वेज फार्मूला आया है, ठीक है। एंड ट्रेड यूनियंस की बात की जाए तो यूनियन रिकॉग्निशन एंड वेरिफिकेशन विल नॉट बी कंडक्टेड विया सीक्रेट बैलेट। तो जो यूनियन, जो मतलब ट्रेड यूनियंस है ना, उनकी वेरिफिकेशन या रिकॉग्निशन जो दी जाएगी ना, सीक्रेट बैलेट के थ्रू दी जाएगी। तो मेनली 4-5 चीज़ें आपने शुरू के देखे ना, वो बहुत फ्रेंडली है। और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जो एक जॉब करते हैं और जो जॉब देते हैं, उनके बीच किस तरह से सामंजस्य बने, दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो फुलफिल हो, दोनों सिक्योर्ड वे में काम करें, और खास करके फीमेल को लेकर, और जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फीमेल की तो बात हमने, वुमेन की बात कर ही ली, फिर हमने गिग वर्कर्स की भी बात करी, ठीक है। तो यही है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले फीडबैक लेने के लिए पब्लिक डोमेन में डाला गया है। अब हम आते हैं आज के एमसीक्यूज पे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 1 बाय 1 करेंगे, 5 हैं आप लोगों को, ये मेरे साथ करना है और कमेंट सेक्शन में इसे लिखना है। फर्स्ट इज, इंडियाज स्टेटस एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर हैज रेज्ड कंसर्न मेनली बिकॉज, अब करेक्ट बताना है कितने हैं। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में ये है, हमने डिस्कस किया फर्स्ट आर्टिकल, इस पे पीवाईक्यू भी हमने देखा कि इंडिया स्टेटस एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर हैज रेज्ड कंसर्न्स मेनली बिकॉज, तो उसके पीछे का क्या रीजन है, राइस कल्टीवेशन इज हाईली वाटर इंटेंसिव, यस नो बताना है आपको। मेजर राइस ग्रोइंग स्टेट्स डिपेंड हैविली ऑन ग्राउंड वाटर, ये सच है नहीं है, आपको तय करना है। राइस एक्सपोर्ट पॉलिसी प्रमोट्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ओके। सो जो राइस एक्सपोर्ट पॉलिसी हमारी फॉलो कर रहे हैं, उसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस किया जाता है ऐसा कुछ क्या, आपको तय करना है। सेकेंड स्टेटमेंट है, सॉरी क्वेश्चन है, निमेसुलाइड से है रिलेटेड, करेक्ट बताना है। सो ऑरल इमीडिएट रिलीज फॉर्मुलेशन एबव 100 mg हैव बीन बैंड। सो ऑरल इमीडिएट रिलीज फॉर्मुलेशन, जो ऑरल मतलब कि हम जो खा के पी के मेडिसिन लेते हैं ना, वो उसमें आपने बैन लगाया है, मतलब सरकार ने बैन लगाया है। द बैन अप्लाइज टू द टॉपिकल एंड इंजेक्टेबल फॉर्म्स एज वेल। देखो टॉपिकल का मतलब होता है जब कोई मेडिसिन है, जैसे हम आई ड्रॉप्स लेते हैं, ठीक है, बॉडी के ऊपर जब लेते हैं, या स्किन में कोई इशू आती है तो हम क्रीम लगाते हैं, तो उसको टॉपिकल कहते हैं। एंड इंजेक्टेबल का मतलब तो आपको पता है कि इंजेक्शंस यूज़ करके जब हम चीज़ों को लेते हैं। तो क्या जो बैन लगा है इस पे भी बैन लगा है, ये आपको तय करना है। द डिसीजन वॉज टेकन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ सेफ्टी, यस सॉरी आपको डिसाइड करना है। सो कौन से कितने करेक्ट हैं, तीनों हैं, दो हैं, एक है, आपको डिसाइड करना। सेल्वो लॉन्च का क्या मतलब होता है, यूपीएससी प्रीलिम्स में आ सकता है ऐसे टर्म्स कि लॉन्च ऑफ मिसाइल्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स साइमल्टेनियसली, लॉन्च ऑफ मल्टीपल मिसाइल्स इन क्विक सक्सेशन फ्रॉम द सेम लॉन्चर, लॉन्च ऑफ मिसाइल विद अ मल्टीपल वॉरहेड्स, लॉन्च ऑफ मिसाइल्स ओनली ड्यूरिंग वॉर टाइम। तो दिस आउट ऑफ दिस 4 आपको डिसाइड करना है कौन सा सही है। प्रलय मिसाइल के बारे में क्वेश्चन है कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, अ क्रूज मिसाइल विथ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, एंड इंडिजीनियस क्वाजी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ठीक है, और सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। ये चारों में से आपको डिसाइड करना है। देन द फिफ्थ क्वेश्चन, ये विच हंटिंग के रिगार्डिंग है, यहाँ पे
आपकी एथिक्स चेक होना है, या लॉ कह लो, गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से भी इसे देख सकते हैं कि incidents in India primarily highlights the failure of witch hunting. Incidents in India primarily highlighting the failure of scientific temper, gender justice, rule of law at the local level. कितने करेक्ट हैं सब बताने। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो पहले क्वेश्चन में देखो तो राइस कल्टीवेशन हाईली वाटर इंटेंसिव है, बिल्कुल है। ठीक है, हम ग्लोबल एवरेज से 20 to 60% ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं, हमने डिस्कस किया। मेजर राइस ग्रोइंग स्टेट जैसे कि पंजाब, हरियाणा वगैरह डिपेंड हैविली ऑन ग्राउंड वाटर, सच है ये भी। एंड थर्ड स्टेटमेंट, राइस एक्सपोर्ट पॉलिसी प्रमोट्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारी जो राइस एक्सपोर्ट पॉलिसी है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे बात करें, ऐसा कुछ नहीं है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, सो ए होगा इसका। निमेसुलाइड के बारे में मैं बता देता हूँ कि ऑरली ही बैन किया गया है, टॉपिकल या इंजेक्टेबल फॉर्म्स में नहीं किया गया। टॉपिकल मैंने बताया, जैसे आई ड्रॉप्स लेते हैं या स्किन इरिटेशन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है तो हम क्रीम लगाते हैं, इससे बहुत सारी होती है ना, तो ये इसको गलत हम मानेंगे। एंड पब्लिक हेल्थ सेफ्टी तो बिल्कुल होगा, तो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। देन सेल्वो लॉन्च का सिंपल मतलब होता है कि सेम लॉन्चर से क्विक सक्सेशन में आप मिसाइल्स, मल्टीपल मिसाइल्स दागते हो, एक से अधिक, तो ये इसका बी होगा। फिर तीसरे का जो है इंडिजीनियस क्वाजी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल, हमने बात करी प्रलय के बारे में, भारत में ने खुद बनाया है, डीआरडीओ ने सेल्फ डेवलप किया, हमने इस पे डिस्कशन भी किया, तो सी होगा। एंड विच हंटिंग तो ये तीनों को के अगेंस्ट है, तो डी होगा। सो मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने आज कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल से और बेटर वे में हम डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें अभी इंक्लूड करनी है और आपके प्रीलिम्स को सिक्योर करना है। ऑल्सो मैड जो बैच 3 है उसमें आप लोग इनरोल करा लो, 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। एंड जो फीचर्स है आपको पता ही है, 140 डेज में 4 फेजेस में आपके क्लास होंगे। एंड 33 FLTs आपको देना है, मेंटरशिप सपोर्ट मिलेगा, ग्रुप डेडिकेटेड मिलेगा, स्टैटिक कंटेंट आपको मिलेगा, करेंट अफेयर्स कंटेंट मिलेगा, मैपिंग, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स विच विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। सो विदाउट डिले, आज 1 जनवरी है, बाय 3 जनवरी तक आप जो है इस प्रोग्राम का, एम्बिशियस प्रोग्राम का मेंबर बनो जल्दी से, एंड अपने प्रीलिम्स प्रिपरेशन को सिक्योर करो। ऑल्सो वन मोर थिंग कि इस वीडियो को आप बिल्कुल लाइक कर दो, हाइप भी कर दो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अगर आप नए हो तो, ये सारी चीज़ें करनी है। सो मैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट बोलूँगा आपके फ्यूचर के लिए। 1 जनवरी है आज, आपका पूरा साल बहुत अच्छा जाए, भगवान आपको अच्छी स्वास्थ्य दे, एंड सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम, लाइफ, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, खुश रहें आप। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर दीजिए।